तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5वां। इससे पहले हमारे 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 4 वीडियो मिल जाएंगे और आज का जो है हमारा वीडियो नंबर 5वां है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर विद सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सामान्य हिंदी की क्लास शुरू करते हैं और सामान्य हिंदी के बाद जो है हमारा जीके का क्लास और जीके के बाद जो है हम इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास के बाद हम मैथ सॉल्व करेंगे। और टाइम जो आपका रहेगा वह आपका टोटल क्वेश्चन आपके 100 नंबर रहेंगे और टाइम जो आपका होने वाला है वह 90 मिनट होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और पूछ रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन में दे रखा है आपका जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और एक लाइक ज़रूर करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका आगे देखिए, आगे कह रहा कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कह रहा राह ना सूझना, बार बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना और ढढ़ास बांधना। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राह ना सूझना। क्या हो जाएगा, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है राह ना सूझना। जबकि ढढ़ास बांधने का अर्थ क्या होता है। तो ढढ़ास देखिए ढढ़ास बांधने का अर्थ क्या होता है। तो साहस देना। क्या हो जाएगा, साहस देना। कह रहा कि चूरन किस प्रकार का जो है शब्द है। तो तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या तद्भव है। तो चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है। तो चूरन जो है आपका वह तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या होता है। तो इसका तत्सम क्या होता है, चूर्ण का चूरन दे रखा ना, इसका अगर तत्सम की बात करो तो इसका जो तत्सम रूप होता है वह चूर्ण होता है। और जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव क्या होता है। तो देखिए तद्भव वह होता है कि वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो इनको गौर से देखिए और उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत प्लस आपका डयन हो जाएगा। और बात करें यह आपका कौन सी संधि हो जाएगी। तो यह आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। ऑप्शन में है पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और सामान्य भूत। तो वह खा रहा था और मैं खा रहा था, कौन सा काल है। तो पाँचवें का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह खा रहा था यानी वह जो है अभी वह खा रहा था यानी उसकी क्रिया जो है वह पूर्ण नहीं हुई है। इस वजह से ये आपका अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लगा देंगे। और बात करें सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। तो देखिए भूतकाल की क्रिया के जो है विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है, जैसे राम आया, यह सामान्य भूत हो जाएगा। और बात करें पूर्ण भूत क्या होता है। देखिए संदिग्ध भूत क्या होता है। संदिग्ध भूत इसमें यह संदेश बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, जैसे आपने सिनेमा देखा होगा। और पूर्ण भूत क्या होता है। तो इसमें क्रिया के समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जैसे मोहन विद्यालय जा चुका है। और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। तो इसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसका समाप्ति का जो है पता नहीं चलता, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ कह रहा है यह कोष्टक दे रखा है वह किस विराम चिन्ह का आपका द्योतक है। तो यह कोष्टक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह है या विवरण चिन्ह है। तो ये कैसा है। तो ये आपका कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह में आपका इस तरह से और एक आपका इस तरह से होता है कोष्टक चिन्ह। और बात करें उद्धरण चिन्ह कैसा होता है। तो उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह से आपका उद्धरण चिन्ह होता है। और पुनः क्या दे रखा है आपका। और देखिए विवरण चिन्ह कैसा होता है। तो विवरण चिन्ह आपका इस तरह से आपका विवरण चिन्ह होता है।
और देखिए पूर्ण विराम पूछा जाता है, तो पूर्ण विराम आपका कैसा होता है? तो पूर्ण विराम आपका इस तरह से पूर्ण विराम होता है। कैसा होता है? तो इस तरह से आपका पूर्ण विराम होता है। और बात करें अब आपका अल्प विराम कैसा होता है? तो आपका अल्प विराम इस तरह से होता है और योजक चिन्ह आपका इस तरह से लगा होता है। और बात करें प्रश्नवाचक मार्क, तो आपका इस तरह से प्रश्नवाचक मार्क होता है। और विस्मयादि बोधक की बात करें तो विस्मयादि बोधक आपका इस तरह से होता है। और हंस पद यानी जहाँ पे आपका त्रुटि बोधक हो उसे आपका इस तरह से ऊपर की तरफ जो है दिखाते हैं। आगे देखिए 7वां नंबर कह रहा कि शैतान की आँख, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगी। शेष बाकी आपके क्या हैं? तो असंगत हैं। आगे देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा जो है आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखिए आपका उपदेशक, उपदेशक जो होता है यह विराम चिन्ह का आपका इसका कोई जो है प्रयोग नहीं होता है। बाकी आपका निर्देश का देखिए, निर्देश का आपका इस तरह से निर्देश का होता है। और लाघव की बात करें तो लाघव का आपका इस तरह से होता है। और विवरण की बात करें तो देखिए विवरण का आपका इस तरह से चिन्ह होता है। बाकी आपका उपदेशक का कोई आपका जो है चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। और 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन में देखिए प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो मैं अपने आप जो है वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका निजवाचक है, वह अपने बारे में कह रहा है तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ पे आप अपना यह सब प्रयोग हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। और संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं। टोटल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 भेद में बात करें पहला आपका कौन सा होता है? तो पहला आपका जो होता है वह आपका पुरुषवाचक। कौन सा? तो आपका पुरुषवाचक होता है। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरे की बात करें, दूसरा आपका जो होता है वह निजवाचक होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा जो आपका होता है वह निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है। और चौथा जो होता है, चौथा जो आपका होता है अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और पांचवा जो होता है वह आपका क्या होता है? संबंधवाचक, संबंधवाचक। और जो छठवां होता है आपका, छठवां कौन सा होता है? तो छठवां आपका होता है एक लास्ट आपका प्रश्नवाचक। ये आपका टोटल 6 प्रकार के आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। आगे देखिए कह रहा कि आपका सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद होगा। सच्छास्त्र का समुचित आपका जो है जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। और बात करें तो इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें जो आपकी संधि हो जाएगी वह व्यंजन संधि हो जाएगी, इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रीम सीता से सुंदर है। क्या कह रहा है? कि रीम जो है वह सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, या डी कह रहा है आपका संबंध कारक है। तो रीम जो है सीता से सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका जो हो जाएगा इसमें आपका अपादान कारक हो जाएगा। कैसे? रीम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में अपादान कारक हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप में तुलना, समानता, अलगाव का जो भाव प्रकट हो वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, पूरब दिशा से सूर्य निकलता है, राम स्कूल से घर गया, यह सब जो आपका है अपादान कारक के जो है उदाहरण हैं। 12 नंबर कह रहा है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? कह रहा है करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा
अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर का समास विग्रह करे तो इसमें आपका अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अलुक तत्पुरुष समास उपभेद है, इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। कह रहा वाक्य में त्रुटि भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन नंबर डी को जो है चिन्हित कीजिए। कह रहा कि अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। अब डी कह रहा इसमें आपकी त्रुटि है या नहीं है। तो देखिए इसमें आपका ए भाग में जो आपकी त्रुटि है, ए भाग में त्रुटि है। अनेक अध्यापकों की जगह होना चाहिए था अनेक, आपका अनेक अध्यापक, यहाँ अध्यापकों नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे केवल आपका अनेक अध्यापक होना चाहिए था। इस वजह से आपका भाग एक में जो है त्रुटि हो जाएगी। इसमें आपका बहुवचन जो है प्रयोग नहीं होना चाहिए था। कह रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो पाहन पर्यायवाची है पत्थर का। और क्या है, तो अब देखिए आपका उपल भी है, पाषाण भी है, लेकिन आपका उरग जो दे रखा है उरग, यह आपका जो है आपका पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। यह उरग, उरग किसका होता है, उरग आपका सांप यानी सर्प का पर्यायवाची होता है। सर्प के और भी होते हैं, जैसे आपका एक अही भी बोलते हैं, अही भी बोलते हैं, आपका सांप भी बोलते हैं, सांप। और सांप के बाद क्या बोलते हैं, तो सांप के साथ जैसे आपका नाग बोल दिए, भुजंग बोल दिए, भुजंग बोल दिए, और क्या विषधर, ब्याल, पनंग, ये सब जो हो जाएंगे आपके सांप के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है 15 नंबर में तिरंगा में कौन सा समास है, तो ऑप्शन में है द्वंद्व, द्विगु, अपविभाव और तत्पुरुष समास। तो तिरंगा में कौन सा समास है, तो 15 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है, तो जिस समास में पूर्व पद आपका संख्यावाची हो, जैसे यहाँ पर दी आपका लग गया ना, जैसे दी का मतलब आपका क्या होता है, दो हो जाता है, क्या होता है, दो हो जाता है। तो आपका जैसे द्विगु समास, जहाँ पे आपका जो है पहला पद जो आपका है वो संख्यावाची हो और उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपका तिरंगा और चारपाई, ये सब कैसे हो जाएंगे, तो आपके जैसे गिनती के जहाँ पर आए वहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो अनुभाव को, विभाव को, संचारी भाव को और स्थायी भाव को। तो 16 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थायी भाव को। क्या स्थायी भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, स्थायी भाव ही रस के आधार हैं। और स्थायी भाव की संख्या की आपको कितनी मानी गई है, तो टोटल आपकी 9 मानी गई है। और इसमें रस में एक ही स्थायी भाव होता है जिसे जैसे काव्य से आखिरी तक होता है। कह रहा मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, तो अपादान है, करण है, संप्रदान है और कर्ता है। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। तो इसमें कारक जो आपका हो जाएगा वह संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि देखिए जिसके लिए कोई क्रिया जो है संपन्न की जाए या कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होता है। इसमें जैसे आपका चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका को हो गया और आपका के हो गया, और क्या हो जाएगा आपका लिए हो जाएगा, यही इसका संप्रदान कारक का जो है आपका चिन्ह है। जैसे आपका इसमें ए भी होता है। कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, तो भाव को कैसे, कौन से विकल्प है जो भाव को दर्शा रहे हैं, तो अमीर, गरीब, समूह। देखिए समूह तो आपका नहीं हो जाएगा, मिठास आपका दर्शा रहे लेकिन आपका इस ऑप्शन में नहीं होगा। जवानी, खटास, पुस्तक, देखिए पुस्तक आपका नहीं होगा, ये आपका जातिवाचक हो जाएगी। और रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये हाँ ये विकल्प हमारा सी जो है इसमें सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगर बात करें तो इन विकल्पों में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। जिन शब्दों में किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान होता है वहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कह रहा छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो कह रहा तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है। तो छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो 19 का यज हो जाएगा आपका संकर शब्द है। कैसा शब्द है, यह संकर शब्द है। और बात करें
तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से जो नया शब्द बने उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी है और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। उसी प्रकार सील बंद, यानी सील जो आपका अंग्रेजी है और बंद क्या है, फारसी शब्द है, इसे सील बंद कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी आपको अशुद्ध वाक्य का जो है इसमें चयन करना है। तो कह रहा है क्या, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। माता पिता पूजनीय हैं, तो ये जो हमारा कुछ गलत दिख रहा है। आगे देखिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये भी सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर माता पिता जो आपका है पूजनीय दे रखा है ना, तो पूजनीय दे रखा है, ये आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपका माता पिता क्या है, तो पूज्य क्या है, पूजनीय है। माता पिता क्या है, तो माता पिता पूजनीय हैं। ये आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं। इक्कीस से आपको 25 तक गद्यांश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। तो गद्यांश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तान हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने, पद ताल से आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हम प्रांत जुड़ा है, हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कौमी धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हों उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के वशिष्ठे हैं, हर चरण हमारा बादल। तो अब देखिए क्या कह रहा है। अब तो गद्यांश तो छोटा ही था, अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने, पदताल से कथन में तूफान का भाव क्या है, तो कठिनाई से, लड़ाई से, आंधियों से और आक्रमण से। तो गद्यांश के आधार पर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दिए गए पद्यांश की पंक्ति में सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने, पद तल में तूफान का भाव कठिनाइयों से हैं, वे कठिनाइयाँ जो हमारी एकता में बाधक बनती हैं। कह रहा कि अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य और बलिदानी राज्य। तो इस पद्यांश में कहना क्या चाहता है, तो ये आपका जो देखिए इसमें कहना चाहता है कि आपका दूरस्थ राज्य हैं। भारत में अंडमान और कश्मीर आपके दूर के राज्य हैं, जहाँ कश्मीर भारत के उत्तर राज्य में है, वहीं अंडमान दक्षिण राज्य में स्थित है। लेकिन इस पंक्ति में देश की सीमागत विस्तार के आशय का वर्णन किया गया है। कह रहा वह महिला क्या कर रही थी, में वह क्या है, तो सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है। तो 23 का ये आपका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। अब बात करें वह सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हुआ है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कह रहा अधिकर्मक क्रिया युक्ति वाक्य है, तो कह रहा नचीता हस्ती है, वह रामायण पढ़ता है, धोबी कपड़े धोता है, किराएदार को मकान दिखाओ। तो अधिकर्मक क्रिया इस युक्त में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो आपका हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में, कि आपका किराएदार को मकान दिखाओ। तो देखिए, जिस क्रिया के साथ दो कर्म हों और पहला कर्म आपका प्राणीवाचक हो और दूसरा कर्म निर्जीव हो, वहाँ पे आपका जैसे किराएदार जो आपका हो जाए वो प्राणीवाचक हो जाएगा, कर्म क्या हो जाएगा, मकान, तो निज आपका ये निर्जीव हो जाएगा। कह रहा कि आई का विलोम क्या शब्द होगा, आई का विलोम शब्द क्या होगा, तो गीला, नम, सूखा और शुष्क। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आपका शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए
आर्द्र का विलोम शुष्क होता है और आर्द्र का अर्थ क्या होता है, नमी होता है, और शुष्क का अर्थ होता है नमी रहित होता है। चलिए अब जो है हम जीके सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है हम इंग्लिश देखेंगे। तो क्या कह रहा है, सामान्य जानकारी यानी आपका जीके से प्रश्न है। कह रहा है 51 नंबर में, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया जाता है। तो चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813 और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत का राज्यपाल अधिनियम 1858। तो भारत का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका सृजन किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत है। 1833 बंगाल में जो है गवर्नर जनरल होता था। भारत सरकार अधिनियम 1833 ने इसे भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। वायसराय और गवर्नर जनरल शीर्षक का पहली बार जो है 1858 में आपके विस्काउंट कैनिन की रानी का उद्घोषणा में किया गया था। कह रहा कि कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जो है सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा कि निश्चितता का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत और सुविधा का सिद्धांत। तो 52 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपकी निष्पक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। इक्वलिटी अगर बात करें तो कैनन ऑफ इक्विटी को भुगतान करने की क्षमता कराधान का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि करदाता की क्षमता के अनुसार लगाया जाना चाहिए। गरीब पर कम कर लगाना चाहिए और अमीर पर अधिक कर लगाना चाहिए। इस कैनन में न्याय का सिद्धांत शामिल है। सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते हैं, जैसे कि सरकार चलाने की लागत सभी को समान रूप से सहन करना चाहिए। यह कैनन का न्यायसंगत है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई है। ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। तो 53 का अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु से। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है जिसका उद्भव तमिलनाडु से हुआ था। भरतनाट्यम का सीधा ऐतिहासिक संदर्भ तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम और जो है मेड़ी मैकलाई में मिलता है। यह संभवतः भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। कह रहा है 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्था के स्थापना किसने की। तो पीसी महाल नोबिस, आर ए फिशर, आर येटस, एम एच हानसेन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका पीसी महाल नोबिस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान आपका 1931 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रशांत चंद्र महाल नोबिस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की एक शैक्षणिक संस्था थी। इसका मूल्य का निर्धारण प्रेसिडेंट कॉलेज कोलकाता द्वारा स्थापित सांख्यिकी प्रयोगशाला में किया जा सकता है। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय मुक्ति कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो 39 का ए, 32 का ए, 43 का ए या 48 का ए। ये हो जाएगा आपका 39 का ए हो जाएगा। आर्टिकल 39 ए भारतीय संविधान के भाग चौथे के तहत राजनीति के एक सीधा सिद्धांत है। सामान्य न्याय और समान कानून सहायता से संबंधित है। यह बताता है कि राज्य संबंधित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन न्याय को बढ़ावा देता है। समान अवसर के आधार पर विशेष रूप से संयुक्त कानूनी और योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। कह रहा कि कैप कैमरेन किस देश में स्थित है। तो भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो कैप कैमोरिन किस देश में स्थित है। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आपका भारत में स्थित है। भारत के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को कैप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है।
यह भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण बिंदु है जो 3 ओर से लक्षद्वीप सागर से घिरा हुआ है। हालांकि गणतंत्र भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेटर निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 1 2 1 3 2 3 और डी कह रहा विकल्प सभी विकल्प सही हैं। तो 57 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पहला और दूसरा हो जाएगा कि आपका ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें होती हैं जो पृथ्वी उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य श्रेणी को अवरक्त विकिरण की उत्सर्जित और अवशोषित करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो कह रहा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल और लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड एरविन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो 58 का जो हो जाएगा ये आपका लॉर्ड लिंथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। कब? तो 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और यह जो आपका और गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में यह एक साथ आरंभ हुआ। उस समय भारत के वायसराय लाई लिन लियोगो थे। वह वायसराय के तौर पर भारत में उनका कार्यकाल जो था वह 1936 से 1949 तक इनका जो है कार्यकाल था। कह रहा कि आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए 59 का तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। आगे देखिए कह रहा कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? ऑप्शन में है बीजी तिलक, चित्तरंजन दास, एम के गांधी और जी के गोखला। तो 60 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएंगे। देखिए आईपीसी का अर्थ अगर बात करें, एक मिनट, आपका दिसंबर 1952 में चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू उनके एक सचिव थे। इस दल ने भारतीयों के लिए जो है अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए कार्य किया। कह रहा तैमूर 10 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत में देखा जा सकता है। 1645, 1398, 1452 और 1215। तो 61 का जो हम ऑप्शन लगा देंगे आपका 1398। 1398 में तैमूर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और तुगलक वंश के सुल्तान नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक द्वारा जो है शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला किया। वह अहीरों द्वारा विरोध किया गया। इस जाटों से कुछ उलटफेर का सामना करना पड़ा, लेकिन दिल्ली में सल्तनत ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उसने 17 दिसंबर 1938 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो 62 का तो देखिए जलाल उद्दीन खिलजी ये नहीं था और जम्स उद्दीन इल्तुतमिश ये भी नहीं था। ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने मुल्तान के गवर्नर के रूप में कार्य किया और फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दौलतपुर वर्तमान पाकिस्तान दोनों में है में गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दी। उन्होंने पहले जलालुद्दीन खिलजी के शाही रक्षक के रूप में काम किया 1335 में और खिलजी वंश के पतन के बाद गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना की। कह रहा टीवी रिमोट कंट्रोल डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अल्ट्रासोनिक, लेजर तकनीकी, ब्लूटूथ तकनीकी या आपका इंफ्रारेड तिरंगे। तो किस किस ने टीवी चलाया है?
और रिमोट तो चलाए वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो आपका कार्य करता है इंफ्रारेड तरंगों के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में टीवी रिमोट कंट्रोल, वॉल्यूम चैनल, प्लेबैक आदि को नियंत्रित करने के लिए विकिरण के डिजिटल कोडित संदेशों को भेजने के लिए अवरक्त प्रकाश का उपयोग किया जाता है। जो है रिमोट कंट्रोल में ट्रांसफार्मर उपयुक्त द्वारा अवरक्त प्रकाश की किरणें की धारा जो है भेजता है। आपके हेडसेट पर एक बटन दबाता है और डिवाइस में रिसीवर पैटर्न को पहचानता है और डिवाइस तदनुसार प्रक्रिया कर देती है। कह रहा सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? निजाम शाह, महमूद बिन फरीद, वज्र खान, खिज्र खान और बहलूल खान। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा खिज्र खान हो जाएगा। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश जिसने 1414 में मुल्तान के पूर्व गवर्नर खिलजी खां द्वारा स्थापित किया गया था। सैयद वंश ने तुगलक वंश की सफल किया और सल्तनत पर तब तक शासन किया जब तक वह लोधी वंश के विस्थापित राजवंश के सदस्यों ने सैयद को अपने शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया और इसे जो है इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के वंशज की संज्ञा दी। अरब विश्व में सबसे बड़ा द्वीप आपका माजुली कौन सी राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और उत्तर प्रदेश। तो आपका द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? तो 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में हो जाएगा। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी में एक बड़ा नदी द्वीप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1250 वर्ग किलोमीटर है। यह असम के सबसे बड़े शहरी गुवाहाटी के रूप में स्थित है। कह रहा दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना, चुनाव जीतने से पूर्व दल बदलना, और चुनाव हारने के पश्चात दल बदलना, और चुनाव हारने से पूर्व दल बदलना। तो दल बदल से क्या अभिप्राय है 66 में? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। तो दल बदलना मुख्यतः देश, राजनीतिक पार्टी आदि को छोड़कर जो है शत्रु देश, विरोधी देश में शामिल हो जाने की गतिविधि में संबंधित है और स्पष्ट है कि यह निष्ठा और कर्तव्य के रूप से जुड़ी सिद्धांतों का पालन करने पर व्यक्ति को त्याग करने की प्रक्रिया है। कह प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों का द्वारा बनाई गई सरकार है। निम्नलिखित में से किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो, अब्राहम लिंकन और जॉर्ज ब्रूस। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे अब्राहम लिंकन। अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 के गेट्सबर्ग के संबोधन के दौरान लोकतंत्र की लोगों के लिए लोगों का सरकार ने रूप में वर्णित किया। गेट्सबर्ग के युद्ध में जो है संयुक्त सेनाओं द्वारा राज्यपाल की पराजित करने के बाद आपका गेट्सबर्ग पेनिसिल्वेनिया और डिडोसन ऑफ द साल्जर नेशनल सिमेट्री को जो है संबोधित किया था। कह रहा कि वाइल्स जोसलिज्म ऐसी पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, M.N. राव और जयप्रकाश नारायण। तो वाइल सोजलिज्म एक ऐसी पुस्तक है जिसने किसने लिखी है? तो यह लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। कह रहा शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि का फलस्वरूप अल्पता होता है। तो मेढक की, मानवों की, छिपकली की और सांपों की। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा मानवों का। देखिए चामास्की में शरीर का सामान्य तापमान 34.4 और 37.8 सेल्सियस और 35 सेल्सियस से कम होने का तापमान क्या है? तो तापमान की स्थिति का हाइपोथर्मिया कहते हैं। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है।
कह रहा विश्व भर में समाप्त कर दिया जाता है वह कौन सा रोग है? विश्व भर में समाप्त कर दिया जाता है कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग, पोलियो, मेरू, सज्जू छूत और छोटी माता और चेचक। ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका चेचक हो जाएगा। वयस्कों में देखिए पूरी पूरी 19वीं और 20वीं सदी में चले टीकाकरण अभियानों के चलते दिसंबर 1979 में चेचक रोग के पूर्ण उन्मूलन हुआ। आज तक के इतिहास में केवल नहीं यह पाया गया कि संक्रमण रोग जिसका पूर्ण जो है उन्मूलन हो। कह रहा एक वैज्ञानिक अनुशासन है कि जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों का पराग, बीजाणु और कुछ समय पलवक के जीवों के लिए अध्ययन किया जाता है। तो 71 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर बात करें आपके पेलिनोलॉजी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पौधे, पराग और बीजाणु और कुछ कुछ सूक्ष्म प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। इस तरह डायटम जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पाया जाता है। यह पौधे के विज्ञान के साथ साथ भूगर्भ विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। कह रहा कि डैश डैश जीव जंतु की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। तो सरीसृप विज्ञान, आचार विचार विज्ञान है, स्तनपायी विज्ञान है और आकृति विज्ञान है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरीसृप विज्ञान हो जाएगा। कह रहा डैश डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीट विज्ञान, ऊतक विज्ञान, मत्स्य विज्ञान और आपका जीवाश्म विज्ञान। तो इसे कहा जाता है आपका ऊतक विज्ञान कहा जाता है। तो देखिए हिस्टोलॉजी एक ऐसी माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाएं जो है ऊतकों और अंगों की माइक्रोनेटामी का अध्ययन किया। यह जो है संरचना और कार्य के बीच संबंध को जांच करता है। कह रहा पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता है वहीं अदृश्य भी हो जाता है। आपका डैश डैश को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा की बढ़ती अवस्था, चंद्रमा की क्षयन अवस्था और चाँद की वर्धन अवस्था। और डी कह रहा है कि चंद्रमा की विकासन अवस्था। तो आपका हो जाएगा जो है चंद्रमा की चयन अवस्था। कह रहा मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा 75 में आप सब जानते भी होंगे, आपका दांतों का जो है परत हो जाएगा। चलिए अब जो है हम